अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद मुसब्बिर हसन आप सभी बच्चों को वेलकम करता हूं इल्म अचीवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 9th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था लाइट का पार्ट 1। ठीक है, तो उसी लाइट के सेकेंड पार्ट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो आज हमारा चैप्टर है लाइट और उसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है। इसी क्वेश्चन के अंदर एरर था जहां पर हमने लीव किया था अपनी पिछली वीडियो को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, वो मैं सही कर लिया हूं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, कह रहा है प्लेन मिरर के सामने 1.5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर से 1.5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर इज। तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की दूरी क्या होगी जो मिरर के अंदर बन रही है। याद रखना ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जैसा मालूम है जो प्लेन मिरर है अंदर जो इमेज बनाता है उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर है। तो मिरर से इमेज डिस्टेंस भी कितनी होगी, इमेज डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, दैट विल बिकम 3 मीटर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 मीटर ऑप्शन जो है वो नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर इज, तो जवाब होगा 3 मीटर, लेकिन 3 मीटर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ी है क्या, देख लिया जाए। सवाल ही गड़बड़ था। तो ये सवाल जो था ये डिलीट हो गया था। ठीक है, ये जो सवाल है यानी ये एएमयू के एंट्रेंस में जब आया था तो ये सवाल क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जो है 3 मीटर कहीं पर भी नहीं है। ठीक, करेक्ट आंसर वैसे इसका क्या है, 3 मीटर है। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से कौन जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो देखो वर्चुअल इमेज है कौन कौन सी मिरर फॉर्म करता है वो मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है, वर्चुअल इमेज कौन कौन सी मिरर फॉर्म करता है मैं यहाँ पर बता दूं। ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज कौन कौन सी मिरर फॉर्म करता है। ठीक है, प्लेन मिरर फॉर्म करता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। लेकिन वहीं पर जो रियल इमेज है, रियल इमेज किसको कहते हैं, वैसी इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म हो सके, सरफेस पर फॉर्म कर सको, वो बनाता है कौन, ये बनाता है कॉनकेव मिरर। कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, वहीं पर अगर लेंस की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जाए, लेंस की बात की जाए, तो यहां पर रियल इमेज में होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये बातें याद रखना कि वर्चुअल इमेज कौन कौन फॉर्म कराता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। जबकि रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि प्लेन मिरर बनाता है
वर्चुअल इमेज सही बात है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है वर्चुअल इमेज सही बात है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है वर्चुअल इमेज सही बात है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। वैसे वर्चुअल मिरर इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो यानी कि कॉनकेव मिरर दोनों जगह पर है और कॉन्वेक्स लेंस दोनों जगह पर है। बस समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ोगे, इमेज फॉर्मेशन का एक टॉपिक होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो वो इस सवाल के सॉल्यूशन में इतना लंबा टॉपिक डिस्कस नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ये बता दिया वर्चुअल इमेज कौन कौन सी मिरर या लेंस बनाएगी और रियल इमेज कौन कौन सी मिरर या लेंस बनाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है, नॉर्मली फॉल करने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री पर ऐसे फॉल की, ऐसे जैसे ये है, ये मिरर है, ये मिरर है, इसके ऊपर लाइट जो है ऐसे नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है, नॉर्मली फॉल कर रही है ऐसे। तो एक चीज बताओ, जब ये नॉर्मली फॉल कर रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल वाली लाइन भी यही होगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यही होता था, है ना। ये क्या कहलाता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता था। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे ये मिरर है, इसके ऊपर ऐसे लाइट फॉल की, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है ना। तो इस एंगल को हम लोग कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब उस बिना पर देखो कि जब लाइट रेज नॉर्मली फॉल की होगी, इसके ऊपर नॉर्मली फॉल की होगी, यानी कि 90 डिग्री सरफेस से बना रहा होगा, वैसे केस में इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जब यहां पर देखोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में हमने इसको देखा था, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने इसको देखा था कि इमेज जो है रेटिना के ऊपर 1/16 ऑफ सेकंड तक क्या करती है, परसिस्ट करती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को जब सामने से हटा लिया जाता है उसके बावजूद भी रेटिना के ऊपर वो इमेज 1/16 ऑफ ए सेकंड तक क्या करती है, परसिस्ट करती है ना। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड का 16वां हिस्सा जो है उतनी देर तक वो परसिस्ट करता है, ठीक है। रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है, जरा देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर है। यहाँ पर इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर है। थोड़ा सा हम इनको समझते हैं डायग्राम के साथ। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इस मिरर पर ऐसे लाइट फॉल की, देखो ये लाइट फॉल की, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। और ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट की तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर ये जाकर टकराई है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पर सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको क्या बोलोगे, नॉर्मल, है कि नहीं। तो सवाल कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रे
इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर है, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर होने का मतलब यानी ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो एक चीज देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है कि नहीं, ठीक। लेकिन इस तस्वीर में दिख रहा है कि I प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो यानी ये कह दोगे कि R को I से रिप्लेस कर सकते हैं 1 की मदद से, ठीक है। तो क्या लिख दोगे 2I, यानी I प्लस आई क्या हो जाएगा 2I बराबर 90 डिग्री, यानी I की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। समझ में बात है, वो ओरली कर सकते हो, वो तो मुझे समझाना है इसलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम लगता नहीं है, पता है I R के बराबर है, I प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े तो आंसर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता तो भी 45 डिग्री ही होता, क्योंकि आई आर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कलर इज कॉल्ड। व्हाइट लाइट का अपने रंगों में, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होता है उसमें बिखरना क्या कहलाता है? तो इस चीज को हम लोग क्या कहते थे, डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जैसे प्रिज्म पे लाइट डालते हो तो वो 7 कलर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये भी रिपीटेड है, पिछले पार्ट में मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इस पर टाइम ना लगाते हुए अगले पार्ट पे चलते हैं। चलो, कह रहा है इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो रेटिना होता है हमारे आई का, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कोई सेंसरी सेल नहीं होते, यानी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते, जैसे यानी रोड्स एंड कॉन सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो रीजन क्या कहलाता था, वो रीजन होता था हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। याद रखना क्या था, ब्लाइंड स्पॉट। मैंने पिछले वीडियो में आई का डायग्राम बनवाया था, उसमें बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट जो है यहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं होता है, ठीक है। नो sensory cell is present on the retina at the blind spot, है ना। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होता। अब सेंसरी सेल किसको कहा है, सेंसरी सेल किसको कहा है यहाँ पर, ये जो सेंसरी सेल है इसका क्या मतलब है, यानी रोड्स एंड कॉन सेल, ठीक है। रोड्स यानी रॉड एंड कॉन, रोड एंड कॉन सेल, ठीक है। रोड्स प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, ब्लाइंड स्पॉट। जवाब क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पिछली क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल में बताया था आई के डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिरर यूज्ड इन द सोलर कुकर इज, कि सोलर कुकर के अंदर कौन सा मिरर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सोलर कुकर के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, सॉरी कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। तो द मिरर यूज्ड इन द सोलर कुकर इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर को, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ समझा दूं ताकि ये बातें भी याद हो जाए। तो कॉनकेव मिरर is used in सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जरा उस बात को समझो। देखो कॉनकेव मिरर की खूबी क्या होती है, जैसे ये क्या करता है, जो लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, लाइट रेज जो इसके ऊपर पड़ती है वो उसको कन्वर्ज करके अपने फोकस पर लाता है। जैसे ये लाइट रेज इस पे पड़ी, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइट रेज पड़ी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइट रेज पड़ी। तो ये से क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है कि नहीं, क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ऐसे कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। ऐसे क्या करता है, कन्वर्ज करता है, सारी लाइट रेज को
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा है कि बहुत सारे रेडिएशन को जब एक ही जगह पर ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, यानी ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, यहाँ पर हीट एनर्जी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन की वजह से। तो कुकर की पोजीशन यहीं पर होती है और रेडिएशन जो है फॉल करके वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। कह रहा है दो प्लेन मिरर जो कि 60 डिग्री पर है, उसके बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, सॉरी खड़ा हुआ है, बैठा नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी दो मिरर है, एक मिरर ऐसे, दूसरी मिरर ऐसे, और इसके बीच में कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी होंगी। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो देखो एक चीज मैं बताया था, या तुम्हारे लिए दोबारा से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ये जो एंगल है ना, इस एंगल से 360 डिग्री को डिवाइड कर दो। ठीक है, याद रखना, तुम्हें सबसे पहले क्या पता करना है, 360 डिग्री को थीटा से, यानी ये जो एंगल है इनसे डिवाइड कर दोगे। जब इसका आंसर मान लो कुछ आया, इसका आंसर कुछ आया है ना, इसका जो आंसर है, फिर उस आंसर पे ऑब्जर्व करोगे। क्लियर ना, ठीक है, आंसर अगर इवन हो, आंसर क्या होगा, इवन हो। ठीक है, आंसर क्या हो, अगर इवन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, m माइनस, मतलब ये जो आंसर था, मान लो इस आंसर की वैल्यू कुछ आई थी m। ठीक है, तो वैल्यू लिख दोगे m माइनस 1। मैंने क्या कहा, 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड किया, इसका आंसर आया कुछ ना कुछ आंसर तो आया होगा, मान लो जैसे m आया। ठीक है, अब वो m क्या है, इवन है, यानी वो आंसर जो है वो क्या है, इवन है। m आंसर अगर इवन है तो उस m में से एक को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह है कि अगर m की वैल्यू ऑड हो, तो m की वैल्यू, m जो है वो क्या हो, ऑड हो, फिर क्या होगा। देखो m अगर ऑड है, फिर वैसे कंडीशन में दो सूरत हाल होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए दो बातें होती है। ठीक है, तो m माइनस 1 होगा अगर सिमेट्री है, अगर क्या है, सिमेट्री है, और सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ इमेज होगा m। दोबारा सुनो, अब सिमेट्री होना नहीं होने का क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के बीच में रखा हुआ है, तो यहां से एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे एंगल बाइसेक्टर टाइप का। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है तो ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है, यानी ऐसी कंडीशन होगी, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या होगा वैसे केस में, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, m माइनस 1 होगा, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, m माइनस 1 होगा। और अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी इस लाइन के इधर या उधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वैसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस इसी m के बराबर आएगा। दोबारा सुनो, मैंने कहा कि अगर दो मिरर के बीच में कुछ एंगल है और उसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि सबसे पहले 360 डिग्री को इस एंगल से डिवाइड कर दोगे, तो उसका कुछ आंसर आएगा, जैसे मैंने कह दिया m आया। ठीक है, अब उस m को देखो वो इवन की कैटेगरी का है या ऑड की कैटेगरी का है। अगर इवन की कैटेगरी का है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए m में से एक माइनस कर दो, और अगर ऑड की कैटेगरी का है तो फिर वहां पर दो बातें देखनी होगी कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ था या सिमेट्रिकली रखा हुआ नहीं था, यानी वहां सिमेट्री नहीं है।
तो अगर सिमेट्री होगा तो वैसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हो जाएंगे m-1, और अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे m। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट था, वैल्यू गिवन थी थीटा इज 60 डिग्री, तो 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करोगे, यानी 60 थीटा, यानी कि 360 अपॉन 60, कैंसिल करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 क्या है, इवन है। ठीक है, 6 क्या है, इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो आंसर हो गया 5। समझ पाए, मैंने पूरा टॉपिक इसमें रिवाइज कर दिया कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो किस तरीके से आप ऑब्टेन करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द लाइट वेव्स आर सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ। कह रहा है कि जो लाइट वेव होती हैं, लाइट वेव जो होती हैं वो इनमें से किसके सिमिलर हैं, इनके सिमिलर हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो मैं थोड़ा समझा दूं उसको, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझो जरा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं, ऐसी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि द वेव दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन मतलब ट्रेवलिंग। ठीक है, चलना। तो जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आता है, जरा उसके एग्जाम्पल को देखो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं गामा रेज, इसको गामा पढ़ते हैं, गामा रेज। ठीक है, गामा रेज। फिर आता है एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पढ़े हो ना, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेज। ओजोन की लेयर जो है हमें इससे प्रोटेक्ट करती है, सन के रेडिएशन में ये भी होता है। फिर उसके बाद आता है सारी की सारी विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाइट लिख दे रहा हूँ खाली, लाइट। लाइट के सातों कलर, सातों कलर कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सातों कलर। फिर उसके बाद क्या जाएगा, लाइट के बाद आ जाएगा, ठीक है, यानी विजिबल लाइट हुआ ये। ठीक, फिर आगे आता है इसके बाद इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, फिर आता है माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव। इससे आगे भी होता है क्या, माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव, माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव। सुनो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, इधर से इधर जाओगे तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, लाइट, इंफ्रारेड रेज, लाइट में सातों कलर। ठीक है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव। ठीक है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसी होगी। ठीक है, समझ बातें कि नहीं आई। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ था, एक्स रेज, कैथोड रेज, एनोड रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ठीक है, समझ में बात है कि नहीं। तो द लाइट वेव्स आर सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ, तो कह रहा है लाइट वेव इनमें से किसके सिमिलर नेचर का है, यानी उसकी नेचर किसके जैसी है। ठीक है, तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा, एक्सरे भी प्रेजेंट है और इंफ्रारेड रेज भी प्रेजेंट है। तो ये सवाल भी क्या हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा। समझ में बात है कि नहीं, क्या हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा। तो जवाब क्या हो जाएगा, ये भी सही जवाब है, ये भी सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा, डिलीट हो गया होगा। समझ पाए,
इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच वन इज नॉट द केस विद द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो केस नहीं है जो कि इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर को बताता हो। तो देखो मैंने बताया था कि इमेज जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो क्या क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है और सीधा होता है, तो यानी एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है पहली चीज। दूसरी चीज सेम साइज का होता है। क्या होता है? सेम साइज का होता है, बताया था। फिर उसके बाद फर्दर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड image distance are equal। are equal, यही करेक्टरिस्टिक थे ना प्लेन मिरर के जरिए इमेज फॉर्मेशन की, है ना? जो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है ना? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, क्या उसकी यही खूबी है? क्या उसकी यही खूबी है? ठीक है, तो मैंने इसमें पूरे इमेज फॉर्मेशन को प्लेन मिरर के वो रिवाइज करवा दिया। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो पहला कह रहा है विच वन ऑफ द इज नॉट द केस ऑफ विद द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा केस नहीं है जो बताता हो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर को। पहला इट इज इरेक्ट, सही बात है, ये तो सही है। इट इज डिमिनिश्ड इन नेचर, यही गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इट इज एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, इमेज की दूरी उतनी होगी जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। इट इज वर्चुअल। ठीक है, तो ये सही है, यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, और ये बात क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? करेक्ट फाइंड करना है या रॉन्ग फाइंड करना है? हमें रॉन्ग फाइंड करना है, तो आंसर हो जाएगा क्या? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इफ एन आई कैन नॉट क्लियरली सी आइदर नियर और द फार ऑफ ऑब्जेक्ट देन द डिफेक्ट इन द आई इज टर्म्ड एज। कह रहे कि अगर आई के अंदर ऐसी कंडीशन हो जाए कि ना उसको बहुत करीब की चीज दिखे और ना बहुत दूर दराज की चीज दिखे, ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते थे? तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते थे प्रेस बायोपिया। क्या कहते थे? प्रेस बायोपिया, याद रखना। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है? मतलब नियर पॉइंट भी हमारा दूर चला जाता है और फार पॉइंट भी करीब आ जाता है। जैसे नॉर्मल नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, यानी उस शख्स को नियर पॉइंट जो है वो दूर चला गया, यानी 25 से नियर पॉइंट शिफ्ट होकर किसी 50 सेंटीमीटर पे चला गया, और फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से घट के मान लो किसी 200 मीटर पे आ गया, 100 मीटर पे आ गया, तो यानी नियर पॉइंट दूर चला गया और फार पॉइंट भी करीब आ गया। यानी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों की जैसी कंडीशन एक ही बार में राइज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। दोबारा से इसको ट्राई करोगे। ठीक है, इस सवाल को क्या करोगे? ट्राई करोगे। ठीक है, रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से ट्राई करना है। पीछे बताया था, कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर है, किससे? इंसिडेंट रे से। आंसर क्या था? आंसर क्या था? 45 डिग्री, है ना? तो अब यहाँ ऑप्शन थोड़ा अलग है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, बिटवीन 90 एंड 0 एंड 90 डिग्री, ऑल ऑफ दिस। तो 45 डिग्री कहाँ होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो ये आंसर ये होगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ, घर जाकर ट्राई करोगे। ठीक है, मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन था ये? इसके जैसा सवाल है ये व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में तब्दीली कर दिया, 45 ना दे करके क्या दिया है कि 0 से 90 के बीच में इसका आंसर है। सही बात है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सवाल हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 28, द मिरर यूज इन सर्च लाइट इज, कह रहा है कि सर्च लाइट के अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट होता है टॉर्च टाइप का होता है, कह रहा है उसके अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हो। तो देखे होगे सर्च लाइट में इस तरीके का मिरर होता है और इसमें यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा हुआ होता है, ऐसे, है ना, ऐसे बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, सर्च लाइट में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, क्या कहोगे, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर यूज होगा। तो इन सर्च लाइट विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज, तो जवाब क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। सर्च लाइट हो गया, व्हीकल की हेडलाइट हो गई, ठीक है, तुम्हारे जो टेबल लैंप होता है उसके ऊपर का जो ओवरहेड कैप होता है ऐसे ऐसे, वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से देखो, कह रहा है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, नहीं ये बात गलत है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक है, रियल एंड डायरेक्ट, नहीं ये बात भी गलत है। ठीक है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नहीं वर्चुअल तो होता है लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो आज के सेशन में यहीं तक रहा, यानी लाइट के सेकंड पार्ट को हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आपको पता है कि पिछले पार्ट में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर एरर था, तो उसकी वजह से वीडियो को वहीं पर पॉज करना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बचे हुए हिस्से को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और एक बात और भी समझनी है कि पेपर के अंदर भी कई बार सवाल गलत होते हैं, सवाल गलत होते हैं और वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइए, कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। ठीक है, टिल देन ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और ये हमारे कोचिंग के जो है ये बच्चे हैं जो इन्होंने सिलेक्शन पाई है यहीं से। ठीक है, और इस बार जो है इंशाल्लाह हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन जो है और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में जो है वो क्या हो, एंट्रेंस बैचेस को लाए जाएं। ठीक है, तो होपफुली कोशिश हो रही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से या 1 दिसंबर वगैरह के आसपास से ये ऑनलाइन बैच जो है यानी हाइब्रिड मोड में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, आपको भी जिसको भी ज्वाइन करना है वो जो नंबर दिया है यहाँ पर उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, शुरुआत में जो दिया हुआ था। ठीक है, ठीक, टिल देन थैंक यू।